हैं वो सब अभी स्पिरिट रिल्म के मिड लेवल तक ही हैं, और इस लेवल पर उन्हें उस गैदरिंग में भेजना मतलब शेरों के बीच किसी खरगोश को छोड़ना और उम्मीद करना कि वो वापस जिंदा लौटेगा। क्योंकि अगर हमारे सेक्ट के स्पिरिट लेवल के कल्टीवेटर बाकी टॉप सेक्ट्स के मॉन्स्टर्स के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, तो क्या तुम सच में सोचते हो कि वो उनसे कम्पीट कर पाएंगे? और ग्रेट एल्डर की ये बात सुनते ही पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है, क्योंकि सबको एक ही बात समझ में आ जाती है कि सेक्ट की हालत अभी सच में बहुत डाउन है और उनके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर की आंखों में जैसे एक चिंगारी सी जलती है और वो एकदम से खड़ा हो जाता है और पूरी मीटिंग रूम को हिला देने वाली आवाज में चिल्लाता है कि कोई मुझे ये बताओ कि हमारी जंगू माउंटेन की आउटर रेंज में अभी हाल ही में कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है क्या? और तभी सुप्रीम एल्डर रिपोर्ट करता है कि हाँ, अभी एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि चैंगलिंग फैमिली का यंग मास्टर मर्कुस वहां जाकर लिंगम फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर चुका है और वहां से सिर्फ एक ही लड़की बच पाई है और वो लड़की खुद मिस लिंग है। लेकिन उस मर्कुस ने उसका पीछा भी किया और उसके बाद उन दोनों के बीच क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। और ये सुनकर सेक्ट मास्टर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और एकदम सीरियस मोड में आ जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि लिंग फैमिली की किस्मत इतनी बुरी निकलेगी कि वो डायरेक्टली एम्पायर के टॉप मॉन्स्टर्स के रडार पर आ जाएगी। लेकिन अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मिस लिंग एक टैलेंटेड डिसाइपल है और इस टाइम उसे हेल्प की बहुत जरूरत है, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण हम कुछ कर भी नहीं सकते। और तभी ग्रेट एल्डर एक और टॉप सीक्रेट अपडेट देता है और बोलता है कि मैंने एक स्ट्रेंज सीन के बारे में सुना है। और जब सेक्ट मास्टर उससे पूछता है कि क्या सीन, तो सुप्रीम एल्डर बताता है कि स्मॉल वैली के पास यानी चिंगयवान माउंटेन की आउटर रेंज में कल किसी ने डायरेक्ट परफॉर्म जनरल रिल्म पर ब्रेक थ्रू किया है। और ये बात हमारे ही सेक्ट के एक आउटर डिसाइपल ने खुद नोट की थी और उसने कंफर्म किया है। और ये सुनते ही सेक्ट मास्टर का दिमाग घूम जाता है और वो पूरी एनर्जी के साथ बोलता है कि क्या तुम कह रहे हो कि एक यंग कल्टीवेटर ने आउटर माउंटेन पर जनरल प्रोफाउंड रिल्म को क्रैक कर दिया है? और ग्रेट एल्डर बोलता है कि मैं कुछ भी श्योर नहीं हूं, क्योंकि जिसने रिपोर्ट की वो कोई इनर डिसाइपल नहीं था और उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन ये सुनते ही सेक्ट मास्टर की आंखों में आशा की चमक आ जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से बोलता है कि अगर ये सच है तो अभी भी हमारे पास चांस है उस डिमन सीलिंग गैदरिंग को विन करने का, क्योंकि अगर हम उस डिसाइपल को ट्रैक कर लें और उसे अपने सेक्ट में भर्ती कर लें तो वो ऑलरेडी जनरल प्रोफाउंड रिल्म पर होगा और वो हमारा गेम चेंजर बन सकता है। वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में सेक्ट मास्टर, आप तो सच में विजनरी हो, क्योंकि आपने बिना कुछ देखे ही इतना बड़ा पॉसिबिलिटी पकड़ लिया। और सेक्ट मास्टर भी बड़े ही कूल तरीके से रिप्लाई करता है कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़का डिमन सीलिंग गैदरिंग जीत ही जाएगा, लेकिन अगर वो परफॉर्म जनरल रिल्म पर पहुंच चुका है तो कम से कम इतना तो कंफर्म है कि वो टॉप रैंकिंग के अंदर जरूर आएगा और वो हमारे सेक्ट का नेम रिवाइव कर सकता है। और तभी एक और एल्डर बीच में आता है और कहता है कि सही पकड़ा सेक्ट मास्टर, शायद ऊपर वाला इस बार हमारे लिंग यवन सेक्ट की किस्मत को थोड़ा ठीक करने की सोच रहा है। और जैसे ही ये बात खत्म होती है उसी टाइम ग्रेट एल्डर उठकर सेक्ट मास्टर से सवाल करता है कि सर एक बात बताओ, अगर वो लड़का किसी बड़े सेक्ट का हुआ तो? और सेक्ट मास्टर एक सेकंड भी वेट नहीं करता, वो बोलता है कि अगर वो किसी टॉप टियर सेक्ट से है तो छोड़ दो उसे, लेकिन अगर वो किसी छोटे सेक्ट से हुआ तो उसके पूरे सेक्ट को मिटा देंगे और उसे अपने सेक्ट में खींच लाएंगे, और ये जो सारा काम होगा वो तेरे हाथ में है। और ग्रेट एल्डर बिना हिचक के बोलता है कि नो टेंशन सर, ये काम मेरे जिम्मे छोड़ दो। और अब सीन स्विच होकर सीधा डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के एरिया में जाता है, जहां हमारा मेन लड़का वैंक सामने स्क्रीन ओपन करता है और वहां उसे ऑप्शन मिलता है कि आइजार सेक्ट पॉइंट के बदले वो 10 ड्रॉ कर सकता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वो इंस्टेंट ड्रॉ कर देता है। और फिर रिवॉर्ड्स की बारिश सी शुरू हो जाती है। पहले उसे यायू की 10% कल्टीवेशन मिलती है, फिर गांव चैन की सेल्फ क्रिएटेड फ्लाइंग इमॉर्टल शॉट टेक्निक मिलती है, फिर जीमन की 20% कल्टीवेशन और एक प्रोफाउंड स्किल, और फिर यायू की फिर से 10% कल्टीवेशन और उसकी एक और सीक्रेट स्किल। और इस तरह ढेर सारे रिवॉर्ड्स के साथ उसका पूरा सिस्टम अपग्रेड मोड में चला जाता है और वो खुद भी एक्साइटेड होकर बोलता है कि भाई अब तो मैं सच में सेकंड मास्टर बनने वाला हूं। और सिस्टम से बोलता है कि ये सारी की सारी स्किल्स और पावर मेरे अंदर तुरंत ट्रांसफर कर। और जैसे ही वो बोलता है सिस्टम पूरी एनर्जी के साथ उसकी बॉडी में पावर फीड करना शुरू कर देता है और वैंक की बॉडी से एक इन्फर्नल ऑनरा निकलने लगती है। और वो सबसे पहले जो स्किल यूज करता है वो है फ्लाइंग इमॉर्टल फ्रॉम हेवन टेक्निक, जो कि इतनी ओपी होती है कि पूरे एरिया को कवर कर देती है। फिर वो होली लाइट स्वॉर्ड डाउन टेक्निक यूज करता है, जो उससे भी ज्यादा ब्रूटल है और सीधा टोर्नेडो बनाते हुए पूरे ग्राउंड को रेज कर देती है। और सबसे एंड में वो याई की ब्राइट जेड स्किल को एक्टिवेट करता है और उससे पूरे एरिया में एकदम क्रिस्टल क्लियर आइस की लेयर जमने लगती है और उसकी बॉडी से निकलती हुई एनर्जी बता देती है कि अब वैंक कोई आम बंदा नहीं बल्कि एक फुल पावर मॉन्स्टर बन चुका है। और उन सारी ओपी टेक्निक्स को यूज कर लेने के बाद वैंक सीधा एक ऊंचे क्लिफ पर खड़ा हो जाता है और पूरी दुनिया को देखता हुआ एकदम फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि अब से मैं यहाँ का सेक्ट लीडर हूँ और पूरा का पूरा डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट अब मेरे कंट्रोल में है। और जैसे ही ये बोला जाता है सीन कट होकर सीधा लिंग यवान सेक्ट के एल्डर की एंट्री होती है, जो पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो चुका है और वो चारों ओर नजर मारते हुए बोलता है कि यहाँ की जो एनर्जी रेज है उसे देखकर मैं साफ बता सकता हूँ कि यहाँ अभी अभी किसी परफॉर्म जनरल रिल्म के कल्टीवेटर ने ब्रेक थ्रू किया है और वो बंदा यहीं कहीं इसी वैली में है। और फिर वो एल्डर नीचे आता है और जैसे ही डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट की पुरानी झोपड़ी जैसी बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो वो थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है कि आखिर इस सेक्ट ने हमारे लिंग यवान सेक्ट की टेरिटरी में अपना डेरा कैसे जमा लिया? ये जिंग माउंटेन तो हमारे सेक्ट की एरिया में आता है और फिर भी इनकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ खुद की टेरिटरी बनाने की, ऊपर से सेक्ट का नाम इमॉर्टल रख दिया। लगता है इन लोगों को सच्चाई का टेस्ट देने का टाइम आ गया है। और वो जैसे ही ये बोल रहा होता है उसी टाइम धरती फटने जैसी आवाज आती है और एक अल्ट्रा पावरफुल पंच सीधे उसकी तरफ आता है और वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी वो पंच सीधा उसके फेस पर लैंड करता है और उसका पूरा बॉडी हवा में उड़ते हुए सीधे पहाड़ से टकरा जाता है और पूरा माउंटेन शेक करने लगता है। और जैसे ही वो मलबे के बीच से चीखता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं लंगवान सेक्ट का ग्रेट हर्टर हूँ और आज तुम सब इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। और तभी जैसे सीन स्लो मोशन में कट होता है, दो लोग उसकी तरफ वॉक करते हैं और कैमरा क्लियर करता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वैंक और जुआन शे हैं। और वैंक सीधे उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि क्या कहा तुमने लंगवान सेक्ट? भाई मैंने तो इस नाम का सेक्ट आज पहली बार सुना है।
और तू मुझे डरा रहा है। पहले खुद बता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेक्ट की तौहीन करने की, और अब जब तू सामने खड़ा है तो बोल कौन है तू असली में। और तभी वो एल्डर थरथराता है और थोड़ा घबरा कर बोलता है कि रुको रुको, इसका मतलब तुम लोग उसी छोटे से सेक्ट से हो जिसे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट कहते हो। और इतना बोलते ही उसका चेहरा फट जाता है, क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यार ये तो सीधा एंट्री प्रोफाउंड स्टेज का मॉन्स्टर लग रहा है, और इतनी तगड़ी एनर्जी किसी आम बंदे से नहीं निकलेगी। और मैं अगर इस पंच से बच भी गया तो अब यहाँ से जिंदा निकलना मिशन इंपॉसिबल है, वो भी सिर्फ एक सिंगल अटैक में कैसे उड़ गया। ये सोचकर वो एल्डर पूरे शॉक में आ जाता है और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि इतना छोटा दिखने वाला सेक्ट इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। क्या ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट सच में कोई बहुत ही हाई लेवल पावरफुल सेक्ट है जो यहाँ बस अपना आउटपोस्ट सेटअप कर चुका है ताकि वो आसानी से इस एरिया से टैलेंटेड डिसाइपल्स को सेलेक्ट कर सके। लेकिन उसका ये पूरा सोचने का टाइम भी उसे नहीं मिलता, क्योंकि तभी वैंग सीधे बोल देता है कि हमारा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट हमेशा पीसफुल रहता है, लेकिन अगर कोई भी यहाँ आकर टंग लपेटने की कोशिश करता है तो उसे फिर खुद अपने लास्ट डे की डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। और इसके बाद जुवान शाह एंटर करता है। वो एकदम रेज में अपने एनर्जी क्लॉ बना लेता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट लीडर की बेइज्जती करने की, लगता है तेरी ये बोरिंग लाइफ अब खुद तेरे ही लिए बर्डन बन चुकी है, तो मैं आज उसे यहीं फिनिश कर देता हूँ। और इतना बोलकर वो एकदम मेंटल एनर्जी के साथ एल्डर को अपने ग्रिप में ले लेता है और पास में रखे स्टोन को क्रश करते हुए बोलता है कि अगर तू इस स्टोन की तरह नहीं बनना चाहता तो तेरे लिए एक ही रास्ता है, जो कुछ भी हमारे मास्टर पूछें उसका जवाब क्लियर और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, वरना तेरा एंड यहीं पर होगा। और अब ग्रेट एल्डर के मन में एकदम तगड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है। वो सोचता है कि यार मैं यहाँ इज्जत से आया था और ये लोग मुझे यहाँ तलवार की नोक पर खड़ा करके पूछताछ कर रहे हैं, और खुद को देखकर सोचता है कि साला क्या मेरी वैल्यू अब इतनी गिर गई है। लेकिन सिचुएशन समझते हुए वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है कि मेरा नाम वन फेंक है और मैं लिंग यवान सेक्ट का ग्रेट एल्डर हूँ, और ये जो माउंटेन है ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। और कुछ दिन पहले हमें यहाँ से एक परफॉर्म जनरल रिल्म की कल्टीवेशन एनर्जी फील हुई थी, तो हम चेक करने आए कि वो एक्सपर्ट कौन है जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। और ये सब सुनकर वैंग के दिमाग में लिंग फू का नाम आता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही लिंग फू ने परफॉर्म जनरल रिल्म में ब्रेक थ्रू किया था, और वो समझ जाता है कि यही वजह है इस एल्डर के आने की। तो वो बोलता है ठीक है, बात समझ आ गई, अब ये बता तू उस एक्सपर्ट को क्यों ढूंढ रहा है। और एल्डर उसे बताता है कि डीमन सीलिंग टूर्नामेंट बस आने ही वाला है और हमारे पास एक भी परफॉर्म जनरल रिल्म का कल्टीवेटर नहीं है, तो मैं यहाँ किसी टैलेंटेड डिसाइपल को ढूंढने आया था ताकि उसे अपनी सेक्ट में ले जाकर टूर्नामेंट में शामिल कर सकूं, वरना हमारी एंट्री ही नहीं हो पाएगी। और ये सुनते ही लिंग फू एकदम कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है, जैसे ही वैंग ये पूछता है कि आखिर डीमन सीलिंग गैदरिंग है क्या, ग्रेट एल्डर थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तू इसके बारे में नहीं जानता। वैंग गर्दन हिलाकर मना कर देता है और एल्डर मन ही मन सोचता है कि ये बंदा जरूर किसी छोटे सेक्ट से होगा, तभी इतने बड़े लेवल के इवेंट के बारे में भी कुछ नहीं जानता। लेकिन उसका ये सोचना भी अधूरा रह जाता है, क्योंकि तभी जुआन शाह सीधे उसकी गर्दन के पास पहुंचकर बोलता है कि सोचने की एक्टिंग बंद कर, अब सीधे जवाब दे। और तभी ग्रेट एल्डर डीमन सीलिंग का सच बाहर लाता है कि हजारों साल पहले एक डीमन यंगशा यावरी एम्पायर पर हमला कर चुका था और उसे बुरी तरह हराकर एक सीक्रेट जगह में सील कर दिया गया था। लेकिन उस सील की जगह से अब भी उसकी डेमोनिक एनर्जी लीक होती रहती है, जिससे उस एरिया के मॉन्स्टर्स करप्ट हो जाते हैं और उनमें भी डीमन की पावर्स आने लगती हैं। इसलिए हर सेक्ट वहां अपने टैलेंटेड डिसाइपल्स भेजता है ताकि वे उन करप्टेड बीस्ट्स को खत्म कर सकें। लेकिन इस बार रूल चेंज हो गया है और सिर्फ यंग जनरेशन को वहां भेजा जाएगा, और जो भी टॉप परफॉर्मर होगा उसका नाम डीमन सीलिंग लिस्ट में लिखा जाएगा, जो सीधे सीधे एलिट जीनियस का टैग है और सेक्ट की प्रेस्टीज उससे ही बनती है। लेकिन ये सुनते ही वैंग एकदम ठंडे लहजे में बोलता है कि तुम लोग तो सिर्फ उन डीमनों को मार रहे हो जो रियल डीमन नहीं है, क्योंकि जो असली है वो तो अब तक उस सील से निकल चुका है। और ये सुनकर एल्डर एकदम घबरा जाता है और बोलता है कि लॉर्ड आप कहना क्या चाह रहे हैं। और तभी जुआन शाह बिना पलक झपकाए उसके फेस के पास जाकर बोलता है कि डीमन सीलिंग गैदरिंग असल में मुझे रोकने के लिए बनाई गई है। और जैसे ही ये लाइन गिरती है पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है और एल्डर कांपते हुए बोलता है कि इसका मतलब, और उसके मुंह से वाक्य पूरा निकलता उससे पहले जुआन शाह एकदम फोकस्ड आई कांटेक्ट में बोलता है, हाँ मैं ही हूं ग्रेट डीमन जुआन शाह। और इस बात को सुनते ही वैंग के चेहरे पर भी शॉक का लाइट स्माइल आता है और वो मन में सोचता है कि डीमन सीलिंग गैदरिंग तो हर 10 साल में सिर्फ इसीलिए होती है ताकि इसकी एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके, और अगर जुआन शाह ही असली डीमन है तो इसका मतलब वो जितना दिखता है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। और तभी वो बोलता है कि एक बात बताओ जुआन शाह, तुम आखिर उस सील से निकले कैसे। जैसे ही वैंग सवाल करता है कि आखिर डेमन सीलिंग गैदरिंग लिस्ट क्या होती है, तभी जुआन शाह हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि मेरे पास एक स्पेशल डेमन सीलिंग टेक्निक है जिससे मैं अपनी बॉडी के क्लोन बना सकता हूँ, और मैंने अपने ही क्लोन को उस सील के अंदर फंसा दिया जिससे मैं खुद बिना किसी को खबर हुए वहां से बाहर निकल आया। और अब जब वैंग को सारी पिक्चर समझ आती है तो वो ग्रेट एल्डर से सीधा पूछता है कि डेमन सीलिंग लिस्ट क्या होती है। तो ग्रेट एल्डर बताता है कि डेमन सीलिंग गैदरिंग के दौरान जो भी यंग डिसाइपल सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स मारता है उसकी रैंकिंग उतनी ही ऊपर जाती है। और इस बार खास बात यह है कि रूल बदले जा चुके हैं, अब सिर्फ यंग जनरेशन को पार्टिसिपेट करने की परमिशन है, जो सुनते ही वैंग अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि इस कंपटीशन के बहाने वो खुद के लिए कुछ टैलेंटेड डिसाइपल्स को रिक्रूट कर पाएगा। और जब वो ग्रेट एल्डर से पूछता है कि टूर्नामेंट में कितना टाइम बचा है, तो उसे जवाब मिलता है कि अब सिर्फ 1 महीना बचा है, जो उसके लिए काफी है। और तभी ग्रेट एल्डर मुस्कुराकर वैंग से बोलता है कि सर मैंने आपको सब कुछ बता दिया क्या, अब आप मुझे जाने देंगे। तो वैंग उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि बस एक लास्ट सवाल है, जैसा कि तूने कहा तू प्रोफाउंड जनरल रियल्म के एक यंग कल्टीवेटर को ढूंढने आया था, लेकिन अगर वो तुझे मिल जाता तो उसके साथ क्या करता। तो एल्डर घबरा जाता है और डरते हुए कहता है कि मैं उसे अपने सेक्ट में ले जाता। तो वैंग अब और ज्यादा सीरियस होकर पूछता है कि और उसके सेक्ट के साथ क्या करता। तो ग्रेट एल्डर की हालत खराब हो जाती है और वो पसीने पसीने होकर कांपते हुए बोलता है कि अगर वो किसी छोटे से सेक्ट से होता तो मैं उसके पूरे सेक्ट को तबाह कर देता और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता। जो सुनते ही माहौल पलट जाता है, क्योंकि अब जुआन शाह धीरे से अपना डेविल हैंड बनाता है और उस एल्डर की तरफ एक ऐसी आंखों से देखता है जिसमें सीधा टेरर बैठा हो।
और उसकी वाइब सिर्फ एक ही बात कहती है, अब तेरी बारी है। और अब जैसे ही वैंग बोलता है कि इसे यहीं खत्म कर दो, तो जुवान शाह बिना एक सेकंड गंवाए अपने डेविल हैंड से ग्रेट एल्डर को हवा में पकड़ लेता है और उसे तब तक दबाता है जब तक उसकी चीखें उस पूरे हॉल को नहीं हिला देती। वो रोते हुए माफी मांगता है, चिल्लाता है कि मैं गलत था, प्लीज मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वैंग उसे देखता भी नहीं और जुवान शाह उसे इतनी ताकत से जमीन पर पटकता है कि उसका पूरा शरीर चकनाचूर हो जाता है। और जैसे ही एल्डर की मौत होती है, वैंग की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पिंग करता है, एंट्री पीस रियलम के एल्डर को खत्म करने पर सेक्ट को 500 पॉइंट्स मिले हैं। वैंग स्माइल करता है और तभी जुवान शाह उसके पास आकर बोलता है कि सेक्ट मास्टर यावरी एम्पायर के ये ग्रेट सेक्ट्स खुद डेमन से कम नहीं है, और अब जब हमने लिंग युआन सेक्ट से पंगा ले ही लिया है तो क्यों ना सीधे उनकी जड़ में घुसा जाए। वैंग कुछ सेकंड सोचता है और फिर बोलता है कि सही कहा तूने, ये सेक्ट असल में मासूमों को मिटा देने वाला सड़ा हुआ सिस्टम है, और अब जब मैंने इनका ग्रेट एल्डर ही खत्म कर दिया है तो मेरे डिवाइन इमोर्टल एक्ट के लिए खतरा तो आ ही सकता है। लेकिन डर के आगे डोमिनेशन है, और इतना सोचते ही वैंग और जुआन शाह एक नई योजना के साथ लिंग युआन सेक्ट की ओर बढ़ जाते हैं और कट होता है यावरी एम्पायर की यावरिल सिटी में, जहां हमें मर्क्यूरी लिंटन दिखता है जो लिन का फादर है, और वही लिन जो लिंग फे का पीछा करते वक्त वैंग के हाथों मारा गया था। और लिंटन अब एक एल्डर से पूछता है कि जोली न्यू अब तक क्यों नहीं लौटा जबकि इतना टाइम हो गया है लिंक फैमिली को मरे हुए, लेकिन एल्डर वैंग उसे आश्वस्त करता है कि उसने किसी को भेजा है और यंग मास्टर जल्द ही लौट आएंगे। तभी अचानक उसका टोकन चमकने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि यंग मास्टर की न्यूज़ है। शायद वो जान गया है कि मैं उस पर गुस्सा हूं और अब खुद को बचाने के लिए पहले से ही मैसेज भेज रहा है। लेकिन जैसे ही एल्डर उस मैसेज को पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं और लिंटन चौंक कर पूछता है कि क्या हुआ, क्या फिर से मेरे बेटे ने कोई बवाल कर दिया है या किसी पावरफुल बंदे को छेड़ दिया है और अब मदद मांग रहा है। लेकिन एल्डर कांपती आवाज में कहता है कि योर हाइनेस यंग मास्टर मारे जा चुके हैं। और ये सुनते ही लिंटन का दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। वो गुस्से में अपनी गोद में बैठे बीस्ट की गर्दन उड़ा देता है और पूरी रेंज में चिल्लाता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बेटे को मार गया। और अब वो पूरे क्रोध के साथ अपनी आर्मी लेकर बाहर निकलता है और शहर के बीचों बीच लोगों के बीच चीफ कमांडर ली किंग चैन उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लिंटन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। वो आंखों में आग और दिल में तूफान लेकर बोलता है कि हाँ, मुझे पता है मैं योर मैजेस्टी को बिना बताए निकल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर का बाप मुझसे ये चुपचाप नहीं देखा जा रहा। और अब मैं खुद जाऊंगा उस इंसान को खत्म करने जिसने मेरे बेटे को मार डाला। और यहाँ से लिंटन अपने बेटे का रिवेंज लेने के लिए निकल जाता है क्योंकि वो अपने बेटे के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ सकता। जब तक वो उसे अपने हाथों से मिटा नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। और उसे पूरा यकीन है कि योर मैजेस्टी उसकी सिचुएशन को समझेंगे और उसकी इस गलती को माफ कर देंगे। और जैसे ही लिंटन निकलता है तो ली किंग एकदम शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, डैम इट, ये कैसे हो सकता है। लिन यांग मर्कस लिंटन का इकलौता बेटा था, उसे तो खुद एम्परर भी फुल रिस्पेक्ट देते थे, तो आखिर कौन ऐसा क्रेजी बंदा है जो उसे मार सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई भी मर्कस लिंटन को रोक पाएगा। यहाँ तक कि अगर योर मैजेस्टी खुद भी आ जाए तो भी ये बंदा अब नहीं रुकेगा। और इतने में ही लिंटन पूरे गुस्से में चिल्लाता है कि अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। कमांडर ली किंग, मैं तुम्हें सीरियसली एडवाइस दे रहा हूँ, मुझे फोर्स करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर दूंगा। अगर मुझे तुम्हें मारकर यहाँ से निकलना पड़ा तो मैं वो भी कर दूंगा, इसलिए अभी के लिए मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये सुनकर ली किंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, ये बंदा अब पागल हो चुका है और अगर इसे रोका गया तो यहाँ सीधा इम्पल फैमिली के अंदर ही वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और तभी एक वॉइस आती है जो कहती है कि इसे जाने दो, ये अपने बेटे की डेथ के बाद पूरा टूट चुका है और अभी इसे कोई कुछ समझा नहीं सकता।